एपिसोड 1। हेलो दोस्तों, लीजिए हम आप सभी के लिए अपनी एक और बेहतरीन कहानी लेकर हाजिर हो गए हैं। हमें उम्मीद है कि आप सबों को हमारी ये कहानी भी जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी की शुरुआत। सुनिए जी, ये आलिया आज के दिन भी घर पर नहीं टिक सकती थी क्या? अब मैं क्या करूं, मेहमान सारे आने ही वाले होंगे और जब वो लड़की को लाने की बात करेंगे तो मैं उस लड़की को कहां से लाऊं? वो तो मेरी एक भी बात सुनती ही नहीं है। मैंने उसे कल ही बोला था कि आज कम से कम मेरी इज्जत रख ले, पर नहीं, उसे कहा मेरी बातों से कोई फर्क पड़ता है। ये सब सुवर्णा गुस्से में अपने पति यानी कि कमलेश पाठक से बोले जा रही थी और वो मुस्कुराकर अभी भी पेपर ही पढ़ रहे थे। क्या जी, मैं कब से आपसे बोले जा रही हूँ पर आप है जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आप बाप बेटी ने मिलकर मेरा दिमाग खराब कर दिया है। आप उसे कुछ कहते नहीं है और मेरी बात वो समझती नहीं है। मैं क्या करूं? अरे श्रीमती जी, आप बेकार में मेरी बच्ची को सुबह सुबह इतना सुनाए जा रही है। आप जानती है ना कि मेरी बच्ची कभी भी पिंजरे में कैद होकर रहने वाले में से नहीं है और न ही मैं उसे कैद कर रखने के पक्ष में हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी बच्ची दुनिया में अपना एक अलग पहचान बनाए ताकि लोग मुझे उसके नाम से जाने। और रही बात उसकी शादी की, तो आप उस पर यूं जबरदस्ती रिश्ते लाकर थोपती रहती है, इसीलिए उसे ये सब नाटक करना पड़ता है ना। हो जाएगी शादी, अभी उसकी कौन सी उम्र ही बीत गई है। कमलेश की बेतुकी बातों को सुनकर सुवर्णा को बहुत गुस्सा आ रहा था और इसीलिए वो गुस्से से कमलेश से बोली, हाँ हाँ, आपको तो बस यही सब प्रवचन देना आता है। आपसे तो बोलना ही बेकार है। मैं खुद ही जाकर आलिया को ढूंढ कर लाती हूँ। मुझे पता है वो इस वक्त कहाँ होगी। आप यहीं बैठकर पढ़िए पुरानी अखबार। सुवर्णा ये बोल गुस्से से आंखें दिखाते हुए वहां से जाने लगी। तभी सामने से उसका बेटा कान में हेडफोन लगाए अंदर आ रहा था, जिसने सुवर्णा को नहीं देखा और गलती से उनसे जा टकराया, जिसकी वजह से सुवर्णा नीचे जमीन पर गिर गई और गिरते ही वो राजू पर जोर से चिल्लाते हुए बोली, क्या भैंस की तरह हिलते डुलते आए जा रहा है? तूने भी मुझे परेशान करने का ही सोच लिया है क्या? एक तेरी बहन और दूसरा तू। मेरा मन तो करता है तुम दोनों भाई बहन को ना किसी काल कोठरी में बंद कर दूं। ऑफो मॉम, क्या तुम फिर से सुबह सुबह शुरू हो गई? राजू की बातों पर कमलेश मुस्कुराते हुए बोला, वो बेटा, आज आलिया को फिर से लड़के वाले देखने आने वाले हैं ना, तो इसीलिए तुम्हारी माँ का ये अलग रूपे दिख रहा है, समझा कुछ? राजू हंसते हुए बोला, तभी तो पापा मैं सोचूं आज मॉम फिर से इतना क्यों बरस रही है। लगता है दीने फिर से इनके गेस्ट के सामने इनका रायता बनाने का व्यवस्था करके गई है। क्यों मॉम, तभी तो आपका पारा इतना हाई हो रखा है। ये बोल वो जोर जोर से हंसने लगा। तभी सुवर्णा राजू की तरफ मारने के लिए दौड़ते हुए कहती है, तू रुक एक मिनट, तुझे तो मैं अभी बताती हूँ। तू भी आलिया की तरह ही बिगड़ते जा रहा है। मेरे साथ मजाक बिल्कुल भी करने की मत सोचना, समझा? पापा बचाओ, ये मॉम में आज देवी काली की आत्मा आ गई है, आज तो दी की खैर नहीं। ये बोलते हुए राजू अपने कमरे में भागकर चला जाता है। इधर सुवर्णा भी तेजी से झटकते हुए घर से निकल जाती है आलिया को घर लाने और सीधे जा पहुंचती है अपने घर से कुछ दूरी पर एक दुर्गा माता का बहुत खूबसूरत और भव्य मंदिर, जिसमें आलिया हमेशा जाया करती है और अपने आधे से ज्यादा वक्त वो यहाँ ही बिताया करती है। सुवर्णा मंदिर के बाहर जब पहुंचती है तो खुद में बड़बड़ाते हुए बोलती है, हे माता रानी, मेरी बच्ची के मन में आप ये बात क्यों नहीं डाल देते हैं कि वो जो सपना देख रही है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता है। हम मिडिल क्लास के लोग हैं, अपनी जीवन बस जीने के लिए ही पैसा जुटा पाते हैं और उसके उन आंखों में बचपन से ही डॉक्टर बनने का सपना देख रखा है। हमारी उतनी हैसियत नहीं है जो हम उसे डॉक्टर बना पाए और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि उसका सपना जब टूटे तो मेरी बच्ची भी टूट जाए। दया करो माता रानी। तभी मंदिर के पीछे से हवा से बातें करती हुई आंखों में एक अलग सी ही चमक, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उसे अपनी जिंदगी में कोई दुख और तकलीफ नहीं है। होठों पर मुस्कुराहट और बाल बिखेरे हुए जीन्स और उस पर रेड कलर की कुर्ती पहने वो एकदम सादगी में खूबसूरती की मूरत सी लग रही थी। ऊपर से उसका पूरा शरीर एकदम गोरा दूध के जैसा लाल, कुर्ती उस पर और ज्यादा फब रही थी। सुवर्णा अपने दोनों हाथ जोड़े मन ही मन दुर्गा माँ से अपने मन की व्यथा कहे जा रही थी। तभी आलिया पीछे से आ उनके कंधे को दोनों तरफ से अपने बाहों में ले उनकी गर्दन पर अपना सर रखते हुए प्यारी सी मीठी आवाज में बोली, आज फिर से क्या मांगने चली आई माँ माता रानी से? आलिया की प्यारी सी आवाज सुन सुवर्णा झट से अपनी आंखें खोल लेती है और उसके तरफ मुड़ते हुए कहती है, आलिया बेटा, तू क्यों अपनी माँ को इतना सताती है? तू जानती है ना कि मैं ज्यादा भाग नहीं सकती हूँ वरना मेरे दम फूलने लगते हैं। और तू है कि मुझे रोज भगाती रहती है। अब चल घर चुपचाप, मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली हूँ। ये बोल सुवर्णा आलिया का हाथ पकड़ते हुए उसे मंदिर से लेकर जाने लगी, लेकिन तभी आलिया अपनी जगह पर डटी खड़ी रही और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाई, जिसे देख सुवर्णा कहती है, अब चल क्यों नहीं रही है तू? चल ना बेटा। जिस पर आलिया अपनी माँ से बड़े ही प्यारे से अंदाज में बोलती है, देखो माँ, मैं जानती हूँ कि आप मुझे घर लेकर क्यों जाने के हड़बड़ी मचा रही है,
आया होगा आपका फिर से एक नया मेहमान, लेकिन मैं पहले ही बता दे रही हूँ कि मैं नहीं करने वाली हूँ ये शादी वादी, जब तक कि मेरे डॉक्टर बनने का सपना नहीं पूरा हो जाता, क्योंकि ये सपना मैंने बस ऐसे ही नहीं देखी है, बल्कि ये सपना मेरे पापा का सपना है जिसे पूरा करना ही मेरे जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य है। तभी सुवर्णा बोल पड़ती है, तो क्या जिंदगी भर तू यूं ऐसे ही बिना शादी के ही बैठी रहेगी? तू समझती क्यों नहीं है आलिया, तेरी शादी की उम्र हो गई है, और तेरी उम्र की सारी लड़कियां की शादी भी हो गई है, और उसमें से कुछ के तो बच्चे भी हो गए हैं। तो मैं क्या करूं माँ? और आपको अगर इतनी ही मेरी शादी की पड़ी है तो जो लड़का मुझे मेरे सपनों को पूरा करने में मेरा साथ देगा वैसा कोई रिश्ता ढूंढ कर लाओ। बोलो अभी जो आएगा वो मुझे मेरे सपनों को पूरा करने में साथ देगा। तू जो ये ख्याली दुनिया में जीती आ रही है ना बेटा, वो सब एक दिन टूट जाएगा और उस दिन तुम्हें ही बहुत तकलीफ होगी। मैं अभी ही बता रही हूँ आलिया कि ये सब सोचना बंद कर दे और चुपचाप शादी कर अपने ससुराल को जाकर संभाल। सुवर्णा की बातों पर आलिया को हंसी आ जाती है और वो हंसते हुए कहती है, आप तो बोल ऐसे रही हो माँ जैसे मैं कोई गाय बकरी हूँ जिसे एक खूंटी से खोल दूसरी खूंटी में बांध दिया और अब वो अपने मालिक के कहे हिसाब से खाना खाएगा और भूखा रहेगा। मैं भी इंसान हूँ, मुझ में भी जान है, ये सब मैं नहीं मानती। अच्छा बाबा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे माफ कर दे। जो मैंने तेरे साथ बहस करने की सोची उसमें तो तूने डिग्री हासिल की हुई है। अब कम से कम उस लड़के से जाकर मिल तो सकती ही है ना एक बार, फिर तुझे जो करना है कर लेना। ओके माँ, आपकी इतनी सी इच्छा तो आपकी बेटी पूरी कर ही सकती है। चलिए, आलिया मजाकिया अंदाज में बोल हंसने लगी। इधर दिल्ली शहर का एक बेहद जाने माने रईस परिवार, जिसकी दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश विदेश में नाम था, और उसका नाम है सूर्य चौहान, जिसके नाम सुनते ही अच्छे अच्छे भी उसके सामने नजरें उठाने से डरते हैं और उससे बात करने में तो उनकी पसीना ही छूट जाती है। सूर्य चौहान दिल्ली में अपने विला, लक्ष्मी विला, में अपने परिवार के साथ रहता है। उसके परिवार में उसके पापा नंदकिशोर चौहान, जिससे उसकी कुछ खास नहीं बनती है, माँ लक्ष्मी चौहान, दादी शारदा चौहान और एक छोटी बहन मीरा चौहान रहती है। और हाँ, साथ में उसके चाचा और चाची भी रहते हैं, जिनका नाम योगेश चौहान और पार्वती चौहान है। इनके अपने कोई भी संतान नहीं है, तो ये दोनों सूर्य और मीरा को ही अपने बच्चे मानते हैं और उन्हें बहुत प्यार भी करते हैं। पर सूर्य को उन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो सिर्फ अपनी माँ के कहे ही चलता है और दुनिया में वो सिर्फ अपना सर माँ के सामने ही झुकाता है और किसी के सामने नहीं। उसका मानना है कि उसकी माँ की हर बात उसके लिए लक्ष्मण की लकीर होती है, और बिना सोचे वो हर काम करेगा जो उसकी माँ यानी कि लक्ष्मी चौहान उसे करने को कहेगी। इधर कमलेश ने जब सुवर्णा को आलिया के साथ घर आते हुए देखा तो वो कुर्सी पर से उठकर खड़े होते हुए बोला, अरे वह श्रीमती जी, अभी कुछ देर पहले तक तो आप बोलकर घर से निकली थी कि आज आलिया को नहीं छोड़ेंगी, और अभी इतना प्यार से उसका हाथ पकड़कर घर ला रही है। आप भी ना, जब आप अपनी बेटी को कुछ कर सकती नहीं है तो बोलती क्यों है? तभी पीछे से राजू आते हुए बोल पड़ा, वो इसलिए पापा, क्योंकि माँ दी के इमोशनल बातों में फंस जाती है और अपना सारा गुस्सा मुझ पर उतार देती है। क्यों मॉम, मैंने सही बोला ना? हाँ हाँ, मैं तो पागल हूँ ना जो तुम्हें ऐसे ही मरूंगी। अरे तुम्हारी हरकतें ही मार खाने लायक होती है। अब जा, जल्दी से जाकर बगल वाले मिठाई की दुकान से मिठाई खरीद कर ले आ। लड़के वाले सब आते ही होंगे, और आलिया तू जाकर जल्दी से साड़ी पहनकर रेडी हो जा। आलिया मुस्कुराते हुए बोली, चलो भाई, अब आज के ड्रामा के लिए तैयार हो जाते हैं। ये बोल आलिया कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद कमलेश सुवर्णा के पास आते हुए बोलता है, अरे श्रीमती जी, आप क्यों खामखा हर रोज आलिया के साथ ये सब जबरदस्ती करती है? आप जानती है कि आज फिर वो उस लड़के को डरा धमका कर भगा देगी, जब तक कि उसे अपने लायक कोई लड़का नहीं मिल जाता। ये सब जानते हुए भी आप वही करती है। आप भी सच में बिल्कुल अपनी बेटी पर ही गई हुई है जिद्दी के मामले में। जिस पर सुवर्णा बोलती है, आपको क्या लगता है कि मुझे मेरी बेटी के साथ ऐसे जबरदस्ती करके बहुत खुशी मिलती है? मुझे अंदर से बहुत दुख होता है कि मैं अपनी बेटी के साथ ऐसे बर्ताव करती हूँ, पर मैं क्या करूँ? आप तो उसकी बात को सुनकर चुपचाप बैठ गए। पर आप जानते हैं कि वो जो सपना लेकर अपने आंखों में बैठी हुई है उसको पूरा करना हमारे बस की बात है नहीं है। और आजकल के जमाने में ऐसा लड़का नहीं होता है जो अपनी बीवी को उसके सपने पूरे करने में उसका साथ देगा। इस सब के चक्कर में उसकी शादी कभी भी नहीं हो पाएगी और मेरी बेटी का घर कभी नहीं बस पाएगा। इसीलिए मुझे उसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ती है। दरवाजे पर से राजू हाथों में एक दो मिठाई का डब्बा ले आते हुए बोलता है, ये लो मॉम, अब जल्दी से जाकर इसे अपने मेहमान के लिए प्लेट में सजा दो, फिर उनके जाने के बाद हमें ही तो खाना है। क्यों पापा? ये बोल वो हंसकर कमलेश के पीछे छिप गया ताकि सुवर्णा उसे मार ना सके। इधर आलिया बेमन से अपने कमरे में अलमारी से एक भारी भरकम से साड़ी जो उसकी माँ ने उसे पहनने को दी हुई थी, निकाल हाथ में लिए शीशे के सामने खड़ी हो खुद में बोली, क्या माँ भी ना, उन्होंने मुझे इतनी हैवी साड़ी पहनने को दे दी है, जबकि वो जानती है कि मुझे साड़ी ठीक से पहनना नहीं आता है, ऊपर से इतनी भारी।
पर अब एक बार उनके मन का कर देती हूँ, मुझ तो पता ही है कि शादी तो मैं करने से रही। ये वो मुस्कुराए हुए बोली, अरे भाई, अभी मुझे मेरा सपना पूरा करना है, अपने पापा के आंखों में वो खुशी देखनी है जो मैंने इतने वर्षों से इमेजिन किया है। और अब जब मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर चुकी हूँ तो माँ बोलती है कि मैं शादी कर बाकियों के तरह अपने सपने का गला घोंट एक बंधी हुई जिंदगी जीना शुरू कर दूँ। ये तो आलिया पांडे से नहीं होने वाला। सॉरी माँ, ये बात मैं आपकी नहीं मानने वाली, पर आपकी खुशी के लिए मैं उस लड़के से मिल जरूर लूंगी। ये बोल आलिया सीधे अपने बाथरूम में चली गई कपड़े चेंज करने। लक्ष्मी विला। लक्ष्मी सुबह सुबह सभी नौकरों का क्लास ले रही थी क्योंकि उनमें से एक नौकर की गलती की वजह से उनके घर का एक वाश टूट गया। इसीलिए उसने सारे नौकर को लाइन में खड़ा कर एकदम आंखें बड़ी बड़ी कर गुस्से से बोली, सीधे सीधे बता दो कि तुम में से किसकी गलती की वजह से मेरे इतने इम्पोर्टेंट वाश का ये हॉल हुआ है, वरना तुम लोग जानते हो कि मैं क्या करूंगी। एक की गलती की सजा मैं सभी को दूंगी, फिर मत कहना कि मैंने कुछ भी नहीं किया है। अब जल्दी से बोलो, किसने मेरे बेटे की दी हुई वाश का ये हॉल किया है। लक्ष्मी को इतनी गुस्से में देख सभी नौकर डर से थर थर कांप रहे थे और उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लक्ष्मी चौहान के आंखों से आंखें मिलाकर उसे कुछ बोल पाए। तभी एक नौकरानी जो बहुत डरी हुई थी और गलती से उसी के हाथों वो वाश साफ करते हुए नीचे फर्श पर से गिरकर टूट गया, दौड़कर जा लक्ष्मी चौहान के पैरों में गिर गई और रोते रोते बोलने लगी, मुझे माफ कर दीजिए मैम साहब, मुझसे अनजाने में ये गलती हो गया है, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। जैसे ही लक्ष्मी को ये पता चला कि किसने उसके वाश को तोड़ा है, वो अपने पैर को तेज से झटका कर उस नौकरानी को जमीन पर गिरा देती है। मैम हमें माफ कर दीजिए, वो हमसे ही गलती से ये फूल वाला वाश टूट गया, पर हमने जानबूझकर सच में नहीं किया है, इस बार माफ कर दीजिए। लेकिन लक्ष्मी उसकी एक नहीं सुनती है और उसे झट से अपने पैर से धक्का से जमीन पर गिरा देती है और गुस्से से कहती है, तुझ जैसे तो कोड़ी की नौकरानी की इतनी हिम्मत कि तूने हमें छूने की जरूरत की, इसके लिए तो तुझे सजा जरूर मिलेगी। मैनेजर एक जोरदार आवाज में गरजते हुए बोली। उसकी आवाज सुन शारदा के कमरे में बैठे नंदकिशोर झट से खड़े होते हुए अपनी माँ से बोला, अब क्या हो गया फिर से इन्हें, अब किस पर इतनी सुबह सुबह बरस रही है। पता नहीं ये औरत दूसरों को कुछ समझती ही नहीं है बेटा। मैंने इसे तुम्हारे लिए इसीलिए चुना था क्योंकि मुझे लगा कि ये औरत हमारे घर को जोड़ कर रखेगी, पर मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी निकलेगी। इसने तो अपने जैसा ही मेरे पोते को भी बना दिया है, जो ना तो किसी से दो लफ्ज प्यार से बात करता है और ना ही किसी की कदर करता है। उसके लिए सिर्फ उसकी माँ ही सब कुछ है। हाँ माँ, अफसोस तो हमें भी इस बात का है कि लक्ष्मी जी ने इस घर को तोड़कर रख दिया है और सूर्य को भी ऐसी परवरिश दी है जिसकी वजह से वो बड़ों छोटों का इज्जत करना ही भूल गया है, सिर्फ वही पैसा पैसा करता रहता है। तभी शारदा उदास भरे स्वर में कहती है, काश मेरे पोते की जिंदगी में कोई ऐसी लड़की आ जाए जो उसे ही नहीं बल्कि मेरी बहू को भी सुधार सके और इस घर में फिर से वही पुरानी वाली खुशियां वापस ले आए। पर माँ, आप तो लक्ष्मी जी को जानती ही है, वो कभी भी बिना अपने मर्जी के हमारे बेटे के लिए कोई लड़की सेलेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि वो सूर्य के लिए पत्नी नहीं बल्कि अपने अंदर रहने वाली एक लड़की चाहती है हमेशा से ही। तभी लक्ष्मी की फिर से जोर से बोलने की आवाज आने लगती है, जिसे सुनते ही सभी जल्दी से नीचे जा पहुंचते हैं और पार्वती जब वहां पहुंचती है तो एक औपचारिकता के नाते जाकर लक्ष्मी से पूछती है, क्या हुआ दीदी, आप इतने गुस्से में क्यों लग रही है। इधर आलिया जैसे तैसे अपने कमर में साड़ी को लपेटे बालों को चोटी कर शीशे के सामने जा खड़ी होती है और खुद को देखकर मुंह बनाते हुए बोलती है, ये क्या आलिया, तू कितनी खराब लगा रही है इन साड़ी में, हटा इस साड़ी को। अरे तू जिसमें कंफर्टेबल रहती है तू वही पहन, और जो लड़का तुझसे तुम्हारी आजादी ही छीन ले ऐसे लड़के से भला आलिया कभी भी शादी नहीं करेगी, मैं तो जीन्स ही पहनूंगी। ये बोल आलिया साड़ी को अपने कमर से खोल बेड पर फेंक देती है और झट से ब्लैक कलर की जीन्स पहन उस पर व्हाइट कलर का कुर्ती पहन लेती है और अपने बालों को खोल उसमें हल्की सी स्टाइल बना कहती है, और फिर खुद में कहती है, तब ये हूं ना मैं, अब लगती हूँ कि मैं आजाद हूँ। माँ तो मुझे पूरे तरीके से बदलने में ही लगी हुई है। इधर सुवर्णा लड़के और उनके माता पिता को इज्जत के साथ सोफे पर बिठाती है और उनके लिए जल्दी से नाश्ता सब टेबल पर रख खुद भी दूसरे सोफे पर बसेटते हुए बोलती है, आप लोगों को यहाँ तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना। इस पर सुमित्रा बोली, अरे नहीं नहीं बहन जी, हमें कैसी तकलीफ होगी, हाँ बस आपका घर को ढूंढने में थोड़ा वक्त लग गया, जरा छोटा है ना इसीलिए जल्दी नहीं मिल पाया। हमारा घर तो लगभग जितना आपका ये पूरा मोहल्ला है ना उतना तक है, और हमारा बेटा अभी अभी विदेश से अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ले लौटा है, पर हमें इसके लिए एक संस्कारी लड़की चाहिए थी जो इसका और हमारे घर का अच्छे से ख्याल रख सके। किसी ने बताया कि आपकी बेटी बहुत अच्छी है और संस्कारी भी है, तो हम चले आए आपके बेटी के लिए रिश्ता लेकर। आलिया की तारीफ सुमित्रा के मुंह से सुनकर सुवर्णा बहुत ज्यादा खुश हो गई और बोली, हाँ हाँ बहन जी, हमारी बेटी सच में बहुत अच्छी है और आप उसे देखते ही पसंद कर लेंगे।
अब जिसकी आप इतनी तारीफ कर रही है, जरा उससे भी तो हमसे मिलवाइए, जरा हम भी तो देखें अपनी होने वाली बहू को। हाँ हाँ, क्यों नहीं बहन जी, आप रुकिए, हम अभी लेकर आते हैं आलिया को। ये बोलकर सुवर्णा जाने लगी आलिया को लाने, लेकिन तभी अपने कमरे से आलिया खुद बाहर आ गई और आकर सभी को एक साथ प्रणाम करते हुए बोली, प्रणाम आंटी जी, प्रणाम अंकल जी। ये बोलकर आलिया वहीं खड़ी हो गई, उसे जीन्स में देखकर जहां सुवर्णा एकदम हैरान थी, वहीं दूसरी तरफ सुमित्रा और उसके परिवार वाले भी अपना अपना मुंह बनाए जा रहे थे। लेकिन तभी सुवर्णा ने बात को संभालते हुए बोली, ये लीजिए बहन जी, आ गई हमारी बेटी, इसका नाम आलिया है, सारे काम में बहुत अच्छी है और खाना भी बहुत स्वादिष्ट बनाती है मेरी बच्ची। हाँ हाँ, वो तो हमें दिख गया इसका संस्कार बहन जी, आपने सच ही कहा था कि आपकी बेटी बहुत संस्कारी है, तभी तो ये हमसे जीन्स पहन के मिलने आई है। क्यों आलिया बेटा? ताने मारते हुए सुमित्रा बोली, लेकिन आलिया भी उसके सवालों पर बिना एक मिनट भी सोचे बोल पड़ी, हाँ तो आंटी जी, इसमें खराबी ही क्या है? वैसे भी आपका बेटा तो विदेश में रह कर आया है, तो आप लोगों के ख्यालात तो आजकल के जमाने के तरह ही होंगे ना। और सच कहूँ तो मुझे ठीक से साड़ी पहनी नहीं आती है, इसीलिए मैं जिसमें कंफर्टेबल थी वही पहन कर आ गई। तो सुवर्णा बहन जी, हम अब चलते हैं, हमें नहीं लगता है कि हम दोनों परिवार के बीच ये रिश्ता हो सकता है। आप अपनी मॉडर्न बेटी के लिए कोई मॉडर्न लड़का ही ढूंढिए, क्योंकि हमें तो एक घर संभलाने वाली लड़की चाहिए, ना कि हमें पढ़ाने वाली। चल बेटा, अरे चलिए जी, यहाँ पर अब रुकने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर सुमित्रा और उसके बेटे पति वहां से चलते बने। पीछे पीछे सुवर्णा उनको रोकने के लिए गई भी, लेकिन वो लोग सुवर्णा की एक नहीं सुने। उन लोगों के जाने के बाद सुवर्णा एकदम घूरकर आलिया की तरफ मुड़कर देखने लगी, जिसे देखकर कमलेश धीरे से फुसफुसाते हुए बोला, अब तो तेरी माँ के अंदर काली माँ आ गई, अब तुम दोनों की पिटाई होने वाली है, अगर बचना चाहते हो तो जल्दी से दोनों घर से भागो। बस कमलेश का ऐसा कहने की देरी थी, आलिया और राजू दोनों हाथ पकड़ दौड़कर घर के दरवाजे से बाहर भाग गए और सुवर्णा उनके पीछे ही मारने के लिए दौड़ी, पर उन्हें पकड़ नहीं पाए। आलिया राजू के साथ बाहर आ बोली, फिर वो अपने भाई से बोली, सुन राजू, आज मैंने तुझे मम्मी की मार से बचाई ना, अब तू मुझे चल चाट खिला अपनी पॉकेट मनी से। आलिया की बात सुन राजू बोल पड़ा, एक मिनट दी, आपने मुझे मॉम की मार खाने से बचाया, अरे वो मारने भी आपकी वजह से ही डरती है समझी, इस नाते तो आपको मुझे ट्रीट देनी चाहिए, वैसे भी मैं आपका छोटा भाई हूँ ना, प्लीज खिला दो ना। एक नंबर का नौटंकीबाज है तू तो, आलिया मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा चल। ये बोलकर आलिया और राजू एक चाट वाले के ठेले पर चले गए और आलिया चाट वाले भैया से बोली, चाट वाले भैया 2 प्लेट तीखी चाट बनाओ जल्दी से। ये बोलकर अभी आलिया जैसे ही राजू की तरफ मुड़ी, वो एकदम से ही घबरा गई और एकदम तेजी के साथ राजू का हाथ पकड़ उसे एकदम अपनी तरफ खींच ली, जिसके एकदम करीब से एक बेल कलर का तेजी में कार आते हुए गुजर गया। उस कार पर आलिया को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से जी वजह से वहीं बीच सड़क पर ही एकदम उल्टा सीधा बोलने लगी कार वाले को, जिसे सुनकर वो कार वहीं आगे कुछ दूरी पर रुक गई। कार को रुकते देख आलिया तेजी से उसकी तरफ जाने लगी, तभी राजू उसका हाथ पकड़ते हुए बोलता है, प्लीज दी, मैं ठीक हूँ, जाने दो, ये लड़ाई क्यों करने लगी, छोड़ो, वैसे अब आओ चाट खाते हैं। अरे ऐसे कैसे जाने दो, उसे दिखाई नहीं दे रहा था कि तू सामने खड़ा है, अभी तुझे कुछ हो जाता तो तू यहीं खड़ा रह, मैं 1 मिनट उनसे बात करके अभी आई। ये बोल आलिया गुस्सा में उस कारले तरफ जाने लगी और जाते ही बोल पड़ी, एक्सक्यूज मी, क्या आपको गाड़ी ड्राइव करनी नहीं आती है? अगर गाड़ी चलानी ही नहीं आती है तो फिर सड़क पर निकले क्यों हो? ये सुन उस कार से ड्राइवर झट से निकालते हुए आलिया से कहता है, सॉरी मैडम, वो मेरी गलती की वजह से हो गया, पर उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं, पर इस वक्त हमें मालिक को लेकर ऑफिस जाना है, आप हट जाए। अरे वाह भाई, एक तो खुद की गलती रहती है, ऊपर से मुझे ही बोल रहे हो, वैसे तुम्हारा मालिक है कौन? उसे बोलो मुझसे माफी मांगने, तभी तुम यहाँ से जा सकते हो। ये क्या बोल रही हो मैडम, आप जानती भी है कि कार में कौन है? ये बोल जैसे ही ड्राइवर कार में बैठने वाला होता है, तभी कार के पीछे वाले सीट पर से नंदकिशोर निकलते हुए कहता है, क्या हुआ बेटा, आप इतना गुस्सा क्यों है? अंकल जी, आपके ड्राइवर की वजह से आज मेरे भाई का एक्सीडेंट होते होते बचा है, ऊपर से मुझे ये बोलकर डरा रहा है कि कार में बहुत बड़े साहब बैठे हैं। क्या बात है ड्राइवर, तुम्हें देखकर ही ना गाड़ी ड्राइव करनी चाहिए, इसकी ओर से मैं आपसे माफी मांगता हूँ बेटा। नंद किशोर की बात सुन आलिया बोली, ठीक है अंकल जी, इस बार हमने माफ किया, जाइए। ये बोल आलिया वहां से पूरे रौब में लौटकर चाट वाले दुकान पर चली गई। उसको जाते हुए पीछे से देख नंद किशोर को खुद में हंसी आ गई और वो मुस्कुराते हुए खुद में धीरे से बोले, क्या गजब की बच्ची है, डर इसमें जरा सी भी नहीं है, सच बात के लिए एकदम लड़ जाती है बिना डरे। तभी ड्राइवर सर झुकाए बोला, सर कार में बैठ जाइए। हाँ हाँ चलो।
ये बोलकर नंदकिशोर कार में बैठकर वहां से चला जाता है, लेकिन उसके मन में आलिया एक अलग सी छाप छोड़ देती है। इधर ऑफिस में सूर्य एकदम 3 पीस सूट पहने, आंखों पर बड़ा सा काला चश्मा लगाए और बालों को जेल से सेट किए हाथों में बैग लिए अपने केबिन में चले जा रहा था। उसके पीछे एक दो स्टाफ तेजी से चले जा रहे थे। तभी एकाएक सूर्य बीच में रुक गया। उसे देखते ही सभी के मुंह पर एकदम से गंभीरता आ गया और सभी का हंसना बोलना बंद हो गया। लेकिन सूर्य ने देख लिया था उन सबको हंसते बोलते हुए। क्या हुआ? मुझे देखते ही सब ऐसे बिहेव करने लगे जैसे कि कब से सभी काम किए जा रहे हो। क्यों? एक बात मेरी कान खोलकर सुन लो तुम सब। अगर आइंदा मैंने तुम सबको काम के अलावा किसी से बातें करते हुए देखा या मेरे कानों तक तुम सबके हंसने की आवाज आई तो समझ लेना वो दिन तुम्हारे जॉब को आखिरी दिन ही होगा, समझे? सूर्य के ऐसा कहने पर सभी बस सर हिलाए, हामी में सर हिला दिए। और जैसे ही सूर्य अपने केबिन में गया उसके जाते ही उनमें से ही एक स्टाफ ने बोला, ये खड़ूस खुद तो कभी कोई खुशियां मनाता है नहीं और ना ही हमें खुश रहने देता है। पता नहीं ये ऐसे 24 घंटा कैसे रह लेता है। तभी दूसरा स्टाफ कहता है, अरे भाई जरा धीरे से बोल, अगर उनके कानों में तुम्हारी ये बात चली गई ना तो तुम्हारी जॉब जाएगी सो अलग, साथ ही साथ वो बेइज्जत भी कर देंगे। तभी नंदकिशोर ऑफिस पहुंचता है। वो अपने बेटे के पीठ पीछे हो रहे इतने कमेंट को सुन दुखी थे, पर वो ये बात भी जानते थे कि सूर्य की बर्ताव ही ऐसी है जिसकी वजह से सभी उसको भला बुरा बोलते हैं। इसीलिए वो बिना किसी स्टाफ से कुछ बोले ही चुपचाप अपने केबिन में चले गए और जिस काम से ऑफिस आए थे वो फाइल ले काम करने लगे। इधर राजू का जब चाट खाया हो गया तो वो आलिया से कहता है, दी हमने तो बाहर पार्टी कर ली पर पापा और मॉम ने कुछ नहीं खाया है और मुझे पक्का यकीन है कि आज मॉम घर में खाना तो बनाने से रही, तो आज पापा का भी फास्ट हो जाएगा ऐसे में। अरे भाई तू इसकी चिंता बिल्कुल मत कर, वो सब बस मुझ पर छोड़ दे। मुझे माँ को अच्छी तरह मनाना आता है। बस तू देखता जा कि कैसे मैं माँ को ये चाट खिलाती हूँ और पापा तो खुद ब खुद खा लेंगे। ये बोल दोनों भाई बहन हंसे लगे। उन्हें ऐसे बीच सड़क पर हंसते देखकर एक महिला बोल पड़ी, आजकल के बच्चे बिल्कुल भी बड़ों छोटों का ख्याल नहीं रखते हैं, और ये सुवर्णा की बेटी तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न समझती है, तभी तो बीच सड़क पर ऐसे किसी से भी लड़ने लगती है, बेचारी सुवर्णा। उसकी बात सुन राजू उन्हें अच्छे से सुनाने ही वाला था कि तभी आलिया उसका हाथ पकड़ते हुए बोली, देख भाई ये सब ऐसे ही बोलती रहती है, तू इसके बातों पर इतना ध्यान क्यों देता है? और रही बात हमारी, तो एक दिन जब मैं डॉक्टर बनूंगी ना तो सबका मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा। लेकिन राजू का गुस्सा जिसकी वजह से वो बोल पड़ता है, नहीं दी, इन सब की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। अरे ये हमारा गुजारा करते हैं जो हम इनके ताने को सुने, और ये होते कौन है आपको कुछ भी बोलने वाले? दोस्तों ये हमारी स्टोरी का पहला एपिसोड है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको कहानी की शुरुआत पसंद आई होगी।